हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11 फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 9 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक्स है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स एवं आंकिक प्रश्न 2.10 अर्थात एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 2.10 का हल जो सार्थक अंकों पर आधारित है। तो सबसे पहले सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी भौतिक राशि का मापन से प्राप्त संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अलावा जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स है, उसके अलावा एक संदिग्ध अंक भी होता है जो अंतिम अंक होता है। तो किसी भी माप से प्राप्त संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अलावा अंतिम अंक को, अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंक को अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी माप की संख्या में, माप से प्राप्त किसी भौतिक राशि की माप से प्राप्त संख्या में, किसी माप की संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अलावा, यथार्थक ज्ञात अंक का मतलब हुआ जिसका जिन अंकों का मान एकदम निश्चित हो, उससे उन्हें यथार्थक ज्ञात अंक कहा जाता है। जिन अंकों का मान एकदम निश्चित हो उन्हें यथार्थक ज्ञात अंक कहा जाता है। उनका वैल्यूज उनके वैल्यूज एकदम फिक्स हो। जबकि अंतिम अंक का, जिसे संदिग्ध अंक कहा जाता है, डाउटफुल डिजिट कहा जाता है, उसका मान फिक्स नहीं हो सकता है। उसका मान थोड़ा वैरी कर सकता है। उस जो संदिग्ध अंक का जो मान है उससे थोड़ा कम हो सकता है या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे संदिग्ध अंक कहा जाता है। तो किसी माप की संख्या में यथार्थक ज्ञात एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, यथार्थक ज्ञात अंकों, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स अंग्रेजी में, कि अतिरिक्त, किसी माप की संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अतिरिक्त अंतिम अंक, जो संदिग्ध अंक, अंतिम अंक, जिसे संदिग्ध अंक, डाउटफुल डिजिट कहा जाता है, संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। कहा जाता है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। सार्थक अंक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स: किसी माप की संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अतिरिक्त अलावा अंतिम अंक, जिसे संदिग्ध अंक कहा जाता है, तो अंतिम अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। किसी माप की संख्या में यथार्थक ज्ञात अंकों के अतिरिक्त अलावा अंतिम अंक, ब्रैकेट में संदिग्ध अंक, को सार्थक अंक कहा जाता है। ये डिफिनीशन हो गया, सार्थक अंक की परिभाषा हो गई। अब उदाहरण इसका देखें, एक एग्जाम्पल। यदि लंबाई की एक माप अगर 13.2 cm है, तो इसमें यथार्थक ज्ञात अंक 1 तथा 3 है। पहले दो अंक, इस माप के पहले दो अंक 1 तथा 3 यथार्थक ज्ञात अंक हैं, जबकि अंतिम अंक 2 संदिग्ध है। इसलिए संदिग्ध है कि 0.2 है तो 0.2 का जो मान हो सकता है 0.15 से लेकर 0.25 के बीच कुछ भी हो सकता है। 0.16 है तो उसे भी 0.2 ही लिखेंगे राउंड ऑफ करके। वो 0.17 है तो 0.2 ही है। 0.24 है तो उसे 0.2 ही लिखेंगे। 0.25 है तो उसे भी 0.2 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार 13.2 सेंटीमीटर जो लंबाई की माप है, तो उसमें यथार्थक ज्ञात अंक 2 हैं, पहले दोनों अंक 1 तथा 3, तथा अंतिम अंक 2 संदिग्ध अंक है। तो इस माप में 13.2 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यथार्थक ज्ञात अंक 1 तथा 3 तथा अंतिम अंक जो संदिग्ध अंक है वह भी सार्थक अंक होगा। तो 13.2 cm में सार्थक अंकों की संख्या
सार्थक अंकों की संख्या तीन में 1, 3 ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, 1, 3 एवं 2, ये तीनों सार्थक अंक हुए 13.2 सेंटीमीटर लंबाई की माप में 3 है। अब सार्थक अंकों को डिफाइन करने के बाद, परिभाषित करने के बाद तथा उदाहरण सहित परिभाषित करने के बाद अब सार्थक अंक निर्धारित करने के कुछ नियम हैं। कैसे हम किसी दिए गए माप में सार्थक अंकों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। तो अब लिखें, आप लोग नोट करें, सार्थक अंक, अगला पॉइंट इसमें, सार्थक अंक निर्धारित करने के नियम। रूल नंबर 1, पहला नियम है किसी भी माप से प्राप्त संख्या में सभी अशून्यक अंक जो शून्य नहीं है वह सार्थक अंक होते हैं, वह सार्थक अंक कहलाते हैं। तो किसी माप से प्राप्त संख्या में, किसी संख्या जो कि माप से प्राप्त होती है कि सभी अशून्यक अंक, all non-zero digits in a number obtained from a measurement is are significant digits। जितने भी अशून्यक अंक है, जो शून्य को छोड़ करके सभी अंक अशून्यक अंक कहलाते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं, वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं, वे सभी सार्थक अंक होंगे। तो किसी संख्या के सभी अशून्यक अंक, नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सार्थक अंक कहलाते हैं या सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए 25.2 सेंटीमीटर ही है लंबाई की मापी है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या, सभी अंक अशून्यक हैं, इसमें 2 है, 5 है, 2 है, सभी अशून्यक अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3 होगी। 25.2 cm में सार्थक अंकों की संख्या संख्या 3, सभी अशून्यक अंक है, 2, 5 तथा 2, 3 मतलब तीनों अंक अशून्यक अंक, सभी अशून्यक अंक, 2, 5 तथा 2 सभी अशून्यक अंक। अब रूल नंबर 2, सार्थक अंक निर्धारित करने का दूसरा नियम, किसी भी माप से प्राप्त संख्या में किन्हीं दो अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो किसी माप से प्राप्त संख्या, किसी संख्या में किन्हीं दो अशून्यक अंकों के बीच आने वाले शून्य, एक शून्य हो या एक से अधिक शून्य हो, वे सभी सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब इसे उदाहरण से देखा जाए, जैसे 4.035 kg, यह संख्या द्रव्यमान की माप से प्राप्त हुई है, 4.035 kg। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि दो अशून्यक अंक 4 तथा 3 के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें यह रूल इसमें लागू होता है कि किसी संख्या में
रूल नंबर 2 कि इस संख्या में किन्हीं दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 4.035 में 4 तथा 3 के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है? 4। उसमें 4 पहला सार्थक अंक होगा 4, दूसरा सार्थक अंक 0, तीसरा सार्थक अंक 3 तथा चौथा सार्थक अंक फोर्थ डिजिट जो अंतिम लास्ट डिजिट है 5, वह भी सार्थक अंक होगा, जो कि अनिश्चित अंक है, अनसर्टेन डिजिट है। तो यथार्थक ज्ञात अंकों के अलावा अंतिम अंक भी, संदिग्ध अंक भी सार्थक अंक होता है। तो 4.035 केजी में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अंकों की संख्या 4 है। 4 में कौन कौन? 4, 0, 3 एवं 5। इसी ढंग से अगर कोई संख्या रहे 4.006 केजी या 4.0003 मीटर स्क्वायर एरिया की माप को बतलाता है। तो 4.006 अगर केजी है तो उसमें यथार्थक उसमें 4 तथा पहला अंक अशून्यक अंक है और अंतिम अंक भी अशून्यक अंक है। उसके बीच में 2 शून्य हैं तो वे दोनों शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या उसमें भी 4 होगी। 3 जीरो हो जाएगा तो उसमें भी 2 अंकों के बीच में अगर 3 जीरो भी है तो वो भी सार्थक अंक होगा। या 40305 है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। दोनों किन्हीं दो अंकों के बीच में 2 शून्य हैं तो वह भी सार्थक अंक हो जाएगा। तो किसी भी रूल नंबर 2 के अनुसार किसी भी संख्या जो किसी माप से प्राप्त होती है उसमें किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। वह चाहे 1 शून्य हो या 2 शून्य हो या 3 शून्य हो, कोई भी शून्य हो, कोई 2 अंक के बीच किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच होना चाहिए, वे सभी सार्थक अंक होते हैं। अब सार्थक अंक निर्धारित करने का तीसरा नियम, रूल 3। और इस रूल के अनुसार किसी संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य एक या एक से अधिक शून्य अर्थात सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसे नोट करें। किसी संख्या में अंतिम अशून्यक अंक या किसी संख्या में अगर एक ही अशून्यक अंक है उसके बाद सभी शून्य हैं तो उस अशून्यक अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो किसी संख्या में अंतिम अशून्यक अंक या एक ही अशून्यक अंक है तो उसके बाद आने वाले सभी शून्य अंतिम अशून्यक अंक, किसी संख्या में अंतिम अशून्यक अंक के बाद आने वाले या उपस्थित सभी शून्य जितने भी जीरो होंगे वे सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर अशून्यक अंक के बाद आते हैं तब उसके बाद कोई अशून्यक अंक उपस्थित नहीं हो तो सभी शून्य, तो किसी संख्या में अंतिम अशून्यक अंक के बाद उपस्थित या आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह रूल 3 है सार्थक अंक निर्धारित करने का नियम। उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण 2500 में 2500 में या 2500 में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? केवल 2 होगी। पहले दोनों अशून्यक अंक सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक तो होते ही हैं रूल 1 के अनुसार, लेकिन अंतिम अशून्यक अंक इसमें 5 है। 5 के बाद आने वाले दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे इस रूल के अनुसार, रूल नंबर 3 के अनुसार। तो 2500 में 2500 में सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 में कौन कौन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 एवं 5। 5 के बाद दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल 2 है। अब यदि
किसी संख्या या किसी माप से प्राप्त संख्या में एक ही अशून्यक अंक है और उसके बाद सभी शून्य हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सार्थक अंक पहला शून्यक अंक ही, उसके बाद तो कोई अशून्यक अंक नहीं है, तो पहला शून्यक अंक ही सार्थक अंक होगा, उसके बाद सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे कि देखा जाए 800 में इसमें एक ही अशून्यक अंक है, जो कि पहला अंक भी अशून्यक, जो कि पहला अंक है तो वह शून्यक अंक है 8। तो इसके बाद 2 शून्य हैं या 2 से अधिक भी शून्य होते, 3 शून्य भी होते, 4 शून्य भी होते, तो वैसी स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 होगी। तो इसमें 800 में सार्थक अंकों की संख्या जिसमें केवल एक ही अशून्यक अंक है, तो उस अशून्यक अंक के बाद उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल एक ही सार्थक अंक होगा, वह 8 है, पहला अंक में सार्थक अंकों 800 में सार्थक अंकों की संख्या 1 है। 1 मतलब वह अशून्यक अंक 8 है, ब्रैकेट में उसको लिख देता हूँ। तो यह रूल तीसरा हुआ। मैं समझता हूँ कि इस रूल को भी आप लोग अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड किए होंगे, समझ गए होंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है सार्थक अंक निर्धारित करने का। किसी संख्या में अगर दशमलव बिंदु उपस्थित हो तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा उसमें निश्चित है कि कोई अशून्यक अंक भी होगा, 1 या 1 से अधिक, तो उस अशून्यक अंक के भी दाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इस रूल को मैं फिर दोहराता हूं। किसी संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्यक अंक के दाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इस रूल को आप लोग नोट करें। किसी संख्या में दशमलव बिंदु अगर डिसिमल है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर राइट साइड में एवं अंतिम अशून्यक अंक के भी दाईं ओर, या अगर केवल एक ही अशून्यक अंक है तो उसके दाईं ओर एवं अशून्यक अंक के दाईं ओर अशून्यक अंक के दाईं ओर उपस्थित शून्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल इसका 80.0 सेंटीमीटर, 80.0 सेंटीमीटर लंबाई की माप है। अब इसमें दशमलव है उपस्थित, दशमलव बिंदु उपस्थित है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर एक ही शून्य है। 1 से अधिक शून्य भी होगा तो अभी सार्थक अंक होगा, तो सार्थक अंकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 80.0 सेंटीमीटर में दशमलव के दाईं ओर एक शून्य उपस्थित है और अशून्यक अंक है 8, उसके दाईं ओर भी एक शून्य है। तो यह दोनों शून्य मतलब दशमलव के बिंदु के दाईं ओर या दशमलव बिंदु के बाईं ओर, लेकिन अशून्यक अंक के दाईं ओर है, तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक होंगे। तो इसमें 80.0 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। सार्थक अंकों की संख्या 3 कौन कौन? 800 दोनों शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हैं और दशमलव के बाईं ओर है, अशून्यक अंक के लेकिन दाईं ओर। तो 800 ब्रैकेट में अशून्यक अंकों की संख्या कौन कौन होगी, कौन कौन सी अशून्यक संख्याएं होंगी, उसको मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। 800 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। और इसी एग्जाम्पल को अगर एक्सटेंड किया जाए 80.00, अगर दशमलव के बाद 2 जीरो कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में भी सेंटीमीटर 80.00 सेंटीमीटर में अब दशमलव के दाईं ओर दोनों शून्य और अशून्यक अंक 8 के दाईं ओर शून्य या दशमलव के बाईं ओर शून्य लेकिन अशून्यक अंक के दाईं ओर है, तो दशमलव के दाईं ओर दोनों शून्य तथा अशून्यक अंक के दाईं ओर भी शून्य
ये सार्थक अंक होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में 80.00 cm में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 3 के बजाय 4 होगी। पहले एग्जाम्पल में 80.0 सेंटीमीटर में 3 था, सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 हो जाएगी। तो मैं सार्थक अंकों की संख्या अब इसमें पहले वाला में 3 था 800, इसमें 4 हो जाएंगे, 8 और 3 जीरो भी, 8 के बाद तीनों जीरो चूँकि दशमलव उपस्थित है, 8000। कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब अंतिम रूल नंबर 5, 5वां नियम। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं हो, तो वैसी स्थिति में दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा पहला शून्यक अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो किसी संख्या में कंडीशन एक ही है कि दशमलव के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं होना चाहिए, मतलब अर्थात शून्य होना चाहिए। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं हो, अर्थात शून्य हो। अशून्यक अंक नहीं होने का मतलब शून्य होगा, शून्य तो हो ही सकता है, अशून्यक अंक नहीं होगा तो शून्य होगा। पहले कोई अशून्यक अंक, यही कंडीशन है इसमें, इस रूल में। कोई अशून्यक अंक नहीं उपस्थित हो, तो वैसी स्थिति में दशमलव बिंदु के दाईं ओर, डिसमल के दाईं ओर राइट साइड में, डिसमल के राइट में दाईं ओर, एवं जो पहला शून्यक अंक है दशमलव के बाद उसके बाईं ओर, तथा पहला अशून्यक अंक या एक ही अशून्यक अंक है तो उसके भी बाईं ओर, एवं अशून्यक अंक के बाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर एवं अशून्यक अंक के दशमलव के दाईं ओर, लेकिन अशून्यक अंक के बाईं ओर, लेफ्ट साइड में बाईं ओर उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उपस्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब इसका उदाहरण देखा जा सकता है। अब अगर कोई संख्या है 0.000035 किसी माप से प्राप्त संख्या है, किसी चीज़ की माप को अगर ये बतलाए, तो 0.00035 में दशमलव के पहले अशून्यक अंक नहीं है, दशमलव के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं है, कोई अशून्यक अंक उपस्थित नहीं है, अर्थात शून्य है। तो वैसी स्थिति में ही उस स्थिति में ही यह रूल लागू होगा। यदि दशमलव के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं हो, मतलब दशमलव के पहले शून्य हो, तो दशमलव के बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्यक अंक, इसमें पहला शून्यक अंक 3 है, तो 3 के पहले माने 3 के बाईं ओर, पहला शून्यक अंक 3 है तो उसके बाईं ओर, लेकिन दशमलव के दाईं ओर उपस्थित सभी शून्य, तो यहाँ 3 शून्य उपस्थित हैं दशमलव के बाद, तथा पहला शून्यक अंक के पहला शून्यक अंक 3 के बाईं ओर तथा दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 शून्य उपस्थित हैं, तो ये तीनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस उदाहरण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? केवल 2 होगी, और वह दोनों अंक कौन होंगे? 3 तथा 5 होंगे। तो इस उदाहरण में 0.00035 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। और दोनों अंक कौन कौन होंगे? अंतिम दोनों शून्यक अंक 3 एवं 5, चूँकि अशून्यक अंक तो सार्थक अंक होता ही है। तो इस उदाहरण में 0.0035 में सार्थक अंकों की संख्या केवल 2, 3 तथा 5 होगी।
ये फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और उदाहरण देखा जाए जिसमें एक ही अशून्यक अंक उपस्थित है उस उदाहरण में, तो 0.006 में, अब इसमें देखें दशमलव के पहले शून्य है अर्थात अशून्यक अंक नहीं है। तो दशमलव के रूल क्या कहता है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा शून्यक अंक के बाईं ओर। यह एग्जाम्पल उसको फुलफिल करता है, पूरा करता है उस शर्त को। तो दशमलव के पहले कोई अशून्यक अंक नहीं है अर्थात शून्य है, तो दशमलव के दाईं ओर तथा एक ही अशून्यक अंक है इसमें 6, तो उसके बाईं ओर 2 शून्य है, तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 0.006 में सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 होगी और वह है एकमात्र उपस्थित अशून्यक अंक जो कि 6 है। तो इसमें इस उदाहरण में 0.006 में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या 1 है, केवल 1। और एक कौन है, केवल एक सार्थक अंकों की संख्या है और वह सार्थक अंक कौन होगा, अंतिम अंक 6 सार्थक अंक। तो इस प्रकार सार्थक अंक निर्धारित करने के कुल 5 नियमों को, 5 रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने इसे अच्छे ढंग से समझा होगा। सार्थक अंक तथा सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियमों को डिस्कस करने के बाद अब इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, या संख्याओं को पूर्ण बनाना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। यदि किसी भौतिक राशि का मापित मान में या किसी संख्या में एक से अधिक संदिग्ध अंक, डाउटफुल डिजिट्स उपस्थित होते हैं, तो वैसी स्थिति में उन डाउटफुल डिजिट्स को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकन राउंडिंग ऑफ कर देना चाहिए। तो पूर्णांकन करने के लिए उन संख्याओं को या मापित मानों को के अंतिम परिणाम को पूर्णांकन करने के लिए भी सार्थक अंकों के समान कुछ नियम हैं, जिसमें पहला नियम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला नियम रूल 1 है कि यदि किसी संख्या में छोड़ा जाने वाला अंक या अंतिम संदिग्ध अंक 5 से छोटा हो, तो वैसी स्थिति में अंक 5 से छोटा हो, तो वैसी स्थिति में उस छोड़ा जाने वाला अंक के पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस रूल को आप लोग नोट करें। यदि किसी संख्या में अंतिम अंक या छोड़ा जाने वाला अंक जो कि संदिग्ध अंक है, 5 से छोटा हो, तो उस छोड़ा जाने वाला अंक या अंतिम अंक के पहले वाला अंक, पूर्ववर्ती अंक जिसे कहा जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट, वह अपरिवर्तित रहता है। तो पूर्ववर्ती अंक, प्रीसीडिंग डिजिट, पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है, अब उदाहरण के तौर पर इसका उदाहरण देखा जाए, जैसे 4.63, यह संख्या है 4.63, इसी माप से प्राप्त संख्या है। तो इसमें अंतिम अंक 3 है जो कि 5 से कम है, छोटा है, तो इसलिए इस अंतिम अंक को छोड़ा जाएगा और इसके पूर्ववर्ती अंक में इस अंतिम अंक को छोड़ दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, और उसका पूर्ववर्ती अंक 6 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4.63 को पूर्ण बनाने पर क्या प्राप्त होगा, राउंडिंग ऑफ करने पर पूर्ण बनाने पर 4.6 प्राप्त होगा, पूर्ण बनाने पर 4.6 होगा।
अब रूल नंबर 2, यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 5 से बड़ा हो, मतलब 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो उस अंतिम संख्या को तो ड्रॉप करेंगे, छोड़ा जाएगा पूर्ण बनाने के लिए। उस संख्या को पूर्ण बनाने के लिए अंतिम अंक को छोड़ना होगा, लेकिन उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर वह संख्या 3 है पूर्ववर्ती अंक, तो 1 जोड़ कर 1 उसमें ऐड करने के बाद 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या में अंतिम अंक या छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट जिसे छोड़ा जाना है, अंतिम अंक जिसे छोड़ा जाना है, अंतिम अनिश्चित अंक जिसे छोड़ा जाना है, ड्रॉप करना है, तो वह 5 से बड़ा हो, तो उसके पूर्ववर्ती अंक में, मतलब उसके पहले वाला अंक में, तो उसके पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़कर उस संख्या को या उस मापित मान को जो किसी माप से प्राप्त हुई है उसे पूर्ण बनाया जाता है। 1 जोड़कर, पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़कर उसे, माने उस संख्या को पूर्ण बनाया जाता है। उस संख्या को पूर्ण बनाया जाता है। अब इसका उदाहरण देखा जाए। अगर कोई माप है 2.346, मान लिया कि 2.346 सेंटीमीटर ही है, दशमलव के 3 अंकों तक है। तो अंतिम अंक यहाँ 6 है, 6 है, जो कि 5 से क्या है, अधिक है। 30 अंक को तो छोड़ा जाना ही है, अनिश्चित अंक है। इसे छोड़ा जाएगा, राउंड ऑफ किया जाएगा, तो उसके पूर्ववर्ती अंक कौन है, 4 है, उसमें 1 जोड़ करके राउंड ऑफ किया जाएगा। तो 2.346 को पूर्ण बनाने पर राउंड ऑफ करने पर क्या प्राप्त होगा, 2.35। पूर्ण बनाने पर 3.5 प्राप्त होगा। ये राउंड ऑफ हो गया। 2.346 को पूर्ण बनाने पर 3.5। अंतिम अंक छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है, 6 है, तो उसके पूर्ववर्ती अंक 4 में 1 जोड़ करके पूर्ण बनाया गया। इसे 2.35 पूर्ण बनाने पर 2.346 को पूर्ण बनाने पर 2.35 प्राप्त होगा। अब 2 रूल और इसमें। रूल 3, यदि किसी संख्या में छोड़ा जाने वाला अंक अंतिम अंक 5 हो, केवल 5 होगा तब यह रूल लागू होगा। अंतिम अंक 5 हो या 5 के बाद शून्य भी हो, उस स्थिति में भी लागू होगा। तो यदि किसी संख्या में छोड़ा जाने वाला अंक या अंतिम अंक 5 हो या 5 के बाद शून्य हो, तो उसके पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि पूर्ववर्ती अंक सम संख्या हो। तो इसे नोट करें। यदि किसी संख्या या किसी माप से प्राप्त संख्या में, किसी संख्या में जो संख्या होगी वो माप से ही प्राप्त होगी, किसी भौतिक राशि का, लंबाई, द्रव्यमान, समय जो भी हो। यदि किसी संख्या में छोड़ा जाने वाला अंक या अंतिम अंक 5 या 5 के बाद शून्य भी हो सकता है, या 5 के बाद कोई शून्य भी अगर रहे, केवल 0 रहने पर ही होगा, या 5 के बाद शून्य हो, तो अंक 5 के पहले का जो पूर्ववर्ती अंक है, तो अंक 5 का पूर्ववर्ती अंक, अंक 5 का पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि वह सम संख्या हो, यदि वह सम संख्या इवन नंबर हो। पूर्ववर्ती अंक अगर 5 के पहले वाला अंक इवन नंबर हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि वह सम संख्या है, इवन नंबर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, बहुत ही मज़ेदार यह नियम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। जैसे देखा जाए 3.45 या 3.450,
अंतिम अंक 5 है जो अनिश्चित अंक है, इसे छोड़ा जाना है, ड्रॉप करना है, और उसके पहले सम संख्या है 4, अंक 4 है, सम संख्या है, या 3.450। यह रूल भी हमने बतलाया कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक, अंतिम अंक या छोड़ा जाने वाला अंक 5 हो या 5 के बाद 0 हो, दोनों स्थितियों में यह रूल लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में 3.45 या 3.450 है, तो वैसी स्थिति में इसे राउंड ऑफ करने के बाद, चूँकि 5 के पहले सम संख्या है 4, तो इसको पूर्ण बनाने पर केवल 3.4 होगा, मतलब इसमें कोई अंक इसमें जोड़ा नहीं जाएगा 4 में, क्योंकि यह सम संख्या है। तो 3.45 या 3.450 को पूर्ण बनाने पर सम संख्या में कोई परिवर्तन, सम संख्या अगर है तो उसमें कोई अंक जोड़ा नहीं जाएगा, उसमें एक नहीं जोड़ा जाएगा। तो पूर्ण बनाने पर 3.45 या 3.450 को पूर्ण बनाने पर क्या प्राप्त होगा? हमें 3.4 प्राप्त होगा, 3.4 प्राप्त होगा। और इसी रूल का एक दूसरी स्थिति हो जाएगी कि अगर अंतिम अंक 5 है और 5 के बाद 0 है, 5 हो या 5 के बाद 0 हो, तो पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ करके उसे पूर्ण बनाया जाता है यदि पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या हो। इसके ठीक विपरीत अगर सम संख्या है 5 के पहले, अंक 5 के पहले, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि वह विषम संख्या हो तो उसमें पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या हो तो उसमें एक जोड़कर उस संख्या को पूर्ण बनाया जाता है। और अंतिम अंक को 5 हो या 5 के बाद 0 हो, तो 5 अगर है तो 5 को ड्रॉप करेंगे, और 5 के बाद 0 भी है तो दोनों अंकों को ड्रॉप किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो रूल नंबर 4 जो कि इसका अंतिम रूल, तो यदि किसी संख्या में छोड़ा जाने वाला अंक या अंतिम अंक 5 या 5 के बाद 0 हो, तो पूर्ववर्ती अंक में, उस 5 के पहले वाला अंक में पूर्ववर्ती अंक हो गया, प्रीसीडिंग डिजिट हो गया। पूर्ववर्ती अंक में अंग्रेजी में प्रीसीडिंग डिजिट कहा जाता है पूर्ववर्ती अंक को। पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़कर, मतलब एक जोड़कर उस संख्या को पूर्ण बनाया जाता है, उस संख्या को पूर्ण बनाया जाता है यदि वह संख्या, यदि पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या हो, यदि पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या, यदि वह मतलब पूर्ववर्ती अंक विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, ऑड डिजिट हो, विषम संख्या हो। उदाहरण से इसे समझा जाए। इसका उदाहरण 6.435 या 6.435 के बाद 0 भी हो, दोनों स्थितियों में यह रूल लागू होगा। अंतिम अंक 5 होना चाहिए और या 5 के बाद 0 होना चाहिए। तो 5 के पहले का अंक अगर विषम संख्या है, यहाँ 3 है, अंक 3 है, 6.435 या 6.4350 में 5 के पहले का अंक, पूर्ववर्ती अंक 3 है, तो वैसी स्थिति में इस संख्या को पूर्ण बनाने के लिए पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ करके इसे पूर्ण बनाया जाएगा। पूर्ववर्ती अंक में इसे जोड़ेंगे एक तो क्या होगा, 4.44 हो जाएगा, या यहाँ पर 4.735 कर देते हैं, दोनों 4.735, 6.735 या 6.7350, दोनों स्थितियों में रूल लागू होगा। तो या 6.8835, वैसी स्थिति में भी कोई भी अंक रहना चाहिए। मेन है कि छोड़ा जाने वाला अंक 5 या 5 के बाद 0 होना चाहिए, और उसके पहले का अंक क्या होना चाहिए, उसके पहले का अंक होना चाहिए विषम संख्या, ऑड नंबर। तो इसको पूर्ण बनाएंगे तो क्या होगा, अब अंतिम अंक 5 है या छोड़ा जाने वाला अंक, और दूसरा उदाहरण में यही, मैंने इसमें केवल 5 के बाद 0 है। तो वैसी स्थिति में 5 के पहले, दोनों ही स्थितियों में 5 के पहले विषम संख्या है 3 है, तो इसमें एक जोड़ कर पूर्ण बनाएंगे, तो इसे पूर्ण बनाने पर क्या होगा, 6.84 हो जाएगा। मतलब 3 में एक जोड़ देंगे और 5 को हटा देंगे, और यहाँ 5 और 0 दोनों को पूर्ण बनाए थे, दोनों को हटाना होगा, ड्रॉप करना होगा। तो दोनों उदाहरणों का वैल्यू लेकिन रिजल्ट सेम होगा, मतलब 6.84 ही होगा।
तो 6.835 या 6.8350 को पूर्ण बनाने पर कितना प्राप्त होगा हमें? 6.84 होगा। 5 के पहले विषम संख्या है 3, उसमें 1 जोड़ करके पूर्ण बनाएंगे, और यही सम संख्या होती। यदि यह 2 होता या 4 होता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे वैसी स्थिति में। इसके अलावा बहुत सी राशियों का मान कई सार्थक अंकों तक ज्ञात होता है, तो उसे राउंड ऑफ करने के लिए प्रायः दशमलव के बाद 2 सार्थक अंकों तक उन्हें पूर्ण बनाना चाहिए। जैसे प्रकाश की चाल है, उसका मान प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे तो उसे लिखा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वास्तव में इसका मान 2.9979 डॉट और भी कुछ अंकों तक × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी राशियों जिनके मान कई सार्थक अंकों तक ज्ञात होते हैं, तो उन्हें राउंड ऑफ करने के लिए उन्हें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंकों तक पूर्ण बनाना चाहिए। जैसे प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल C = 2.9979 डॉट कुछ और अंक हैं इसमें, और × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को पूर्ण बनाने पर हमें इसको दशमलव के 2 अंकों तक पूर्ण बनाना होगा। पूर्ण बनाने पर हम इसका दशमलव के बाद 2 अंकों तक इसे पूर्ण बनाते हैं, तो या इस स्थिति में 2.9979 को हम केवल एक सार्थक अंक तक ही, जो कि 3 हो जाएगा, 2.9979। तो दशमलव माने कहने का मतलब है कि इसमें डिसमल के बाद वाला कोई सार्थक अंक राउंड ऑफ करने के बाद कोई सार्थक अंक नहीं होगा। दशमलव के बाद केवल एक ही अंक होगा, 3 होगा। और बहुत सारे ऐसे मान हैं जिसमें जैसे पाई का मान है 3.1415 डॉट होता है, तो उस स्थिति में उसे दशमलव के 2 अंकों तक उसे राउंड ऑफ करना उचित होता है। लेकिन यहाँ तो दशमलव के पहले माने केवल 2.9979 डॉट × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को पूर्ण बनाएंगे, तो केवल इसमें दशमलव के बाद वाला कोई अंक सार्थक अंक नहीं होगा। केवल इसको 2.99 है तो एकदम 3 के काफ़ी क्लोज है, तो केवल इसे 3 रखेंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C = 2.9979 डॉट × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को पूर्ण बनाने पर C = कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होगा, इतना प्राप्त होता है पूर्ण बनाने पर। उसी ढंग से पाई का मान जो है 22/7, लेकिन एक्चुअली पाई = 3.1415 डॉट कुछ और अंक, इसको पूर्ण बनाएंगे दशमलव के। इसी के लिए मैंने कहा कि दशमलव के 2, इस उदाहरण के लिए ही दशमलव के 2 अंकों तक, उचित सार्थक अंकों तक इसे पूर्ण बनाना चाहिए इस उदाहरण में। तो पाई = 3.1415 डॉट को पूर्ण बनाने पर 3.14 हम इसको 3 केवल दशमलव के 2 सार्थक अंक तक ही राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि 4 के बाद जो अंक है 1 है, उसके बाद 5 है, तो 4 के बाद 1 अंक है तो इस सबको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अंक 5 से छोटा है, उसके बाद 5 है, तो उस स्थिति में इसके पहले वाला नियम लागू नहीं होगा। तो 3.14 पाई का मान 3.1415 डॉट को पूर्ण बनाने पर कुछ और अंक है उसके आगे, पूर्ण बनाने पर 3.14 लिखा जाता है, इसे 3.14 होगा, जो कि पाई का मान हम जनरली यूज करते हैं 3.14। लेकिन इसमें कई सार्थक, इसका मान कई सार्थक अंकों, दशमलव के बाद भी कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है। प्रकाश की चाल का मान भी डिसमल के बाद 2.9979 डॉट माने डिसमल के बाद कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसके मान हैं, कई सार्थक अंकों तक ज्ञात है। तो उसे पूर्ण बनाने के लिए अब इतना लंबा मान को याद रखना भी या लिखने में भी थोड़ा असुविधाजनक है, तो इसलिए इसे राउंड ऑफ पूर्ण बनाना जरूरी है। तो पूर्ण बना करके प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अब इस वीडियो के अंत में NCERT टेक्स्ट बुक के आंकिक प्रश्न 2.10 का हल, सॉल्यूशंस ऑफ NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 2.10। तो क्वेश्चन नंबर 2.10 है, निम्न में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए।
और यह सार्थक अंकों के नियमों पर आधारित है। ए है 0.007 मीटर स्क्वायर, बी है 2.64 इंटू 10⁻24 kg, सी है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी 6.320 जूल एनर्जी का यूनिट है या वर्क का, ई है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि प्रेशर को व्यक्त करता है, और एफ है 0.0006032 मीटर स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल को, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जिन नियमों को हमने सार्थक अंकों को निर्धारित करने के जिन नियमों का हमने अध्ययन किया है, जिसके बारे में डिस्कस किया है, उन सभी नियमों का उपयोग इसमें, लगभग सभी नियमों का उपयोग इसमें होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, पहला का आप देखा जाए ए का 0.007 मीटर स्क्वायर। अब इसमें केवल दशमलव के पहले शून्यक अंक है, और तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों ने रूल को डिस्कस किया था कि अगर किसी संख्या में डिसिमल उपस्थित हो तो दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्यक अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें केवल दशमलव के दाईं ओर का शून्य 0 और 7 के बाईं ओर का अंक, अशून्यक अंक 7 है, उसके बाईं ओर का जो शून्य होगा वह सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें केवल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, जो कि अशून्यक अंक है। 7 अशून्यक अंक सार्थक अंक होता ही है। तो एक आंसर हो गया, सार्थक अंकों की संख्या 0.007 मीटर स्क्वायर में कितनी होगी? 1 होगी। सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी, और एक कौन है? अंक कौन है? 7। अब बी का आंसर देखा जाए 2.64 इंटू 10⁻24 kg। तो इसमें 2.64 में हम देखेंगे तो सभी अशून्यक अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। सार्थक अंकों की संख्या बी का पार्ट थी क्वेश्चन नंबर 2.10 का बी क्वेश्चन में, स्मॉल बी क्वेश्चन में सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2, 6 और 4, क्योंकि रूल 1 के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक होते हैं। तो तीनों अशून्यक अंक हैं, 2, 6 तथा 4। तो ये तीनों अंक सार्थक अंक होंगे। तो 3 होगी इसमें सार्थकों की संख्या। कौन कौन होगी? 264। अब सी पार्ट सी देखा जाए, प्रॉब्लम नंबर 2.10 का 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी को व्यक्त करता है सीजीएस पत्ती में। तो 0 के बाद देखिए, दशमलव के पहले तो डिसमल के पहले तो यहाँ इस संख्या में डिसमल दिया हुआ है। तो डिसमल के बाद भी जो दाईं ओर जो शून्य होते हैं वो चाहे अशून्यक अंक के पहले हो या डिसमल के बाद वाला जो शून्य होगा अशून्यक अंक के बाद वाला। अशून्यक अंक तो सार्थक अंक होता ही है, लेकिन यहाँ चूंकि डिसमल है तो उस वैसी स्थिति में 7 के बाद शून्य भी सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर इसमें डिसमल नहीं होता, केवल 2370 होता, तो वैसी स्थिति में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? 3 होती। 2387, जो रूल हमने स्टडी किया कि किसी अशून्यक अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, अगर उसके बाद कोई अशून्यक अंक नहीं है उस स्थिति में। तो इस एग्जाम्पल में 0.2370 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? डिसमल के बाद सभी अंक, चाहे वह शून्यक अंक या शून्य है, तो वह सभी अंक सार्थक अंक होंगे। 2370 सार्थक अंक होंगे, और डिसमल के पहले तो 0 है, तो 0 तो अशून्यक अंक तो सार्थक होगा नहीं। तो वैसी स्थिति में डिसमल के बाद वाला जो शून्य है वह सार्थक अंक होगा। तो पार्ट सी में 2.10 सी के पार्ट में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 4 में कौन कौन अंक होंगे? 2 डिसमल के बाद वाला, 2, 3, 7 और डिसमल के बाद वाला 0 भी। डिसमल के पहले वाला 0 सार्थक अंक नहीं होगा। अब डी में देखा जाए 6.320, फिर वैसा ही है, वही रूल है यहाँ लगभग, कि अंतर केवल यही है कि डिसमल के पहले अशून्यक अंक है, तो अशून्यक अंक तो सार्थक होता ही है। और इसमें भी डिसमल के बाद अशून्यक अंक है 3, 2, उसके बाद शून्य है, तो लास्ट वाला शून्य भी सार्थक अंक होगा। इसमें अंतिम शून्य भी डिसमल चूँकि यहाँ पर ये उपस्थित है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.320 जूल में 4 होगी। कौन कौन? 6320। अभी देखा जाए 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह दाब को व्यक्त करता है, प्रेशर को। अब यहाँ पर 2 अशून्यक अंक 6 तथा 3 के बीच में शून्य है, तो उस रूल का उपयोग करते हुए डिसमल भी है, और 6 तथा 2 अशून्यक अंकों 6 तथा 3 के बीच शून्य उपस्थित है। तो जो रूल हमने स्टडी किया, डिस्कस किया सार्थक अंक निर्धारित करने के नियमों का, तो उसमें से एक नियम ये भी था कि 2 अशून्यक अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 ही होगी। 6032। तो इसमें भी 4 होगी। सार्थक अंकों की संख्या 60 भी होगा, 2 अशून्यक अंकों 6 तथा 3 के बीच आने वाला, और 2। और एफ लास्ट में 0.0006032।
यहाँ दो रूल लागू हो रहा है। एक तो दो शून्यक अंक के बीच आने वाला शून्य 0 है, 6 तथा 3 है, अंक 6 तथा 3 के बीच शून्य 0 शून्य है, तो वह दो शून्यक अंकों के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक हो ही जाता है, तो उस रूल का उपयोग हुआ। और फिर यहाँ डिसिमल के पहले 0 है, डिसिमल के पहले शून्य है, जो लास्ट रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिसिमल के पहले शून्य है, और उसके बाद डिसिमल के पहले अगर शून्य उपस्थित हो तो दशमलव के दाईं ओर तथा पहला शून्यक अंक 6 के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें तीनों शून्य, डिसिमल के बाद वाला, डिसिमल के दाईं ओर के तीनों शून्य तथा पहले शून्यक अंक के बाईं ओर का तीनों शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन 6 तथा 3 के बीच का शून्य सार्थक अंक होगा, क्योंकि दो शून्यक अंकों के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें उदाहरण में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 कौन कौन? 6, 0, 3, 2। और तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2.10 एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम 2.10 के जितने भी पार्ट थे ABCDEF सभी का सॉल्यूशन हो गया सार्थक अंकों के नियमों का उपयोग करते हुए। और इसी प्रॉब्लम के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना चाहिए, उसमें कोई बहुत एनर्जी नहीं लगती है, 1 सेकेंड का भी समय लगभग लगेगा। दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।